नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे सरकारी ऐप की जो अब हर किसी के फोन में पहले से ही आएगा, संचार साथी। तो सवाल यह है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है या फिर हम पर नजर रखने का एक जरिया। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल कि ये फोन आखिर है किसके लिए, संचार साथी ऐप पर जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है उसकी जड़ में है। सरकार का ये आदेश है कि अब हर नए स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये ऐप आखिर है क्या, फिर बात करेंगे कि इसे अनिवार्य क्यों किया गया और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। सरकार के तर्क क्या है और जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका क्या डर है, और आखिर में एक आम इंसान के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये संचार साथी ऐप जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर है क्या भला? तो अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार इसे एक डिजिटल हथियार की तरह पेश कर रही है। किस चीज के खिलाफ? ऑनलाइन फ्रॉड, मोबाइल चोरी, नकली सिम, ये जो सारी दिक्कतें हैं उनसे लड़ने के लिए। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। ये ऐप शुरू हुआ था एक वेब पोर्टल के तौर पर, फिर मोबाइल ऐप आया। तब तक सब ठीक था, ये एक ऑप्शन था। लेकिन दिसंबर 2025 में इसे हर नए फोन के लिए जरूरी बना दिया गया, और बस यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इस ऐप में कुछ फीचर्स वाकई बहुत काम के हैं। जैसे मान लीजिए फोन खो गया या चोरी हो गया तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। IMEI नंबर से उसे दूर बैठे ही ब्लॉक कर सकते हैं। कोई पुराना फोन खरीद रहे हैं, चेक कर सकते हैं कि वो चोरी का तो नहीं। और तो और ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर कितने सिम चल रहे हैं। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये एक मददगार ऐप अचानक से प्राइवेसी पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का सेंटर बन गया। ये वो तारीख है जिसे याद रखना जरूरी है, 1 दिसंबर 2025। सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि अब भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी पहले से इंस्टॉल होगा। मतलब अभी आपकी मर्जी नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया। और इसी एक फैसले ने लोगों की पसंद और सरकार के इरादों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाया ही क्यों? सरकार का जवाब है साइबर क्राइम, एक ऐसी समस्या जो बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। 2024 में 22 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड के केस रिपोर्ट हुए। ये संख्या वाकई में डराने वाली है। और ये तो सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड की बात हुई। हर साल लगभग 50 लाख मोबाइल फोन या तो चोरी हो जाते हैं या खो जाते हैं। सोचिए, 50 लाख। ऐसे में एक ट्रैकिंग टूल की जरूरत तो समझ में आती है। और ये जो नकली सिम का खेल है वो तो अलग ही है। 2024 में 10 लाख नकली सिम पकड़े गए। तो सरकार का तर्क यह है कि जब समस्या इतनी बड़ी है तो हम इसे लोगों की मर्जी पर नहीं छोड़ सकते थे। लोगों की सुरक्षा के लिए यह कड़ा कदम उठाना जरूरी था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो इसे सुरक्षा के चश्मे से नहीं देख रहे। उनका कहना है कि ये सुरक्षा नहीं बल्कि एक निगरानी का जरिया है, एक ऐसा टूल जिससे हर किसी पर नजर रखी जा सकती है और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी बहस है ना, वो इन दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार कहती है ये एक सुरक्षा कवच है जो हमें बचाएगा। वहीं आलोचक कहते हैं नहीं, ये फोन में बैठा एक सरकारी चौकीदार है जो हम पर नजर रखेगा। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है। जो लोग प्राइवेसी की वकालत करते हैं या जो विपक्ष के नेता हैं वो बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इसे पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर की तरफ पहला कदम बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये बिग बॉस की तरह हर नागरिक पर नजर रखने की तैयारी है। डर ये है कि ये एक सरकारी जासूसी ऐप बन सकता है। एक्सपर्ट्स एक और खतरे की तरफ इशारा करते हैं जिसे स्लिपरी स्लोप कहते हैं। मतलब आज तो सिर्फ IMEI एक्सेस वाला एक ऐप अनिवार्य हुआ है। क्या पता कल को कोई ऐसा अपडेट आ जाए जिससे आप इसे अनइंस्टॉल ही ना कर पाएं। और भविष्य में हो सकता है कोई नया सरकारी ऐप आए जो आपके कैमरे या माइक का एक्सेस भी मांग ले। एक बार दरवाजा खुल गया तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहां पर एक बहुत वाजिब सवाल उठता है कि भाई हम अपना डेटा तो फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल इन सबको पहले से ही दे रहे हैं, तो फिर सरकारी ऐप से इतनी दिक्कत क्यों है? इसमें अलग क्या है? अलग बहुत कुछ है, और ये टेबल इन अंतरों को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पहली बात तो है पसंद की। व्हाट्सएप आप चाहें तो इंस्टॉल करें, चाहें तो न करें, लेकिन संचार साथी अनिवार्य है। दूसरा, डेटा किसके पास है? व्हाट्सएप के केस में एक प्राइवेट कंपनी के पास, यहां सीधा सरकार के पास। और सबसे बड़ा फर्क, उस डेटा का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। प्राइवेट कंपनी आपके डेटा से विज्ञापन दिखाती है, लेकिन सरकार
सरकार उस डेटा को आपके पूरे सिविक प्रोफाइल से जोड़ सकती है। और यही सबसे बड़ा डर है कि सरकार आपके मोबाइल डेटा को आपके आधार, टैक्स रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, इन सब के साथ जोड़कर आपकी एक पूरी 360 डिग्री डिजिटल कुंडली तैयार कर सकती है। आप कब कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ सरकार की नज़रों में होगा। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ सुरक्षा का इतना बड़ा दावा है और दूसरी तरफ निगरानी का इतना गहरा डर। इन दोनों के बीच में एक आम इंसान क्या करे, क्या सोचे? देखिए, फैसला तो हर किसी को अपने लिए करना है। अगर आपको लगता है कि फ़ोन खोने पर उसे ट्रैक करना या फ्रॉड से बचना ज़्यादा ज़रूरी है तो शायद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको सरकारी निगरानी, डेटा प्रोफाइलिंग और अपनी डिजिटल प्राइवेसी खोने का डर सताता है तो आप इससे दूर रहना चाहेंगे। ये एक तरह का तराजू है जिसके एक पलड़े में सुरक्षा है और दूसरे में निजता। और ये पूरी बहस आखिर में एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है, भरोसा। क्या हमें सरकार के इरादों पर भरोसा है? क्या हम ये मान लें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए होगा, या फिर आलोचकों की चेतावनी में ज़्यादा दम है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का अपनी सरकार पर कितना विश्वास है। और अंत में ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि टेक्नोलॉजी कभी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती। वो हमेशा किसी के हाथ में एक हथियार की तरह होती है। अब वो हथियार लोगों को बचाने के काम आएगा या उन पर काबू पाने के, ये सिर्फ और सिर्फ उसे चलाने वाले की नीयत पर निर्भर करता है।